मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, हर एक कहानी का कभी न कभी अंत आता है। रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए माँ के उपन्यास के भी मैं आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुका हूँ। मित्रों, आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास के आखिरी भाग अर्थात 98वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने बड़ी क्रूरता से उसे आ दबोचा। उसकी नाक पर हवा तीर की तरह लगने लगी और उसकी सांस फूलने लगी। उसने रुककर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क के नुक्कड़ पर एक घोड़ा गाड़ी वाला फर की टोपी पहने खड़ा था। उससे कुछ आगे एक आदमी कमर दोहरी किए अपना सिर दोनों कंधों के बीच दुबकाए सड़क पर चला जा रहा था और उसके आगे एक सिपाही अपने कानों को मलता हुआ भागा जा रहा था। सिपाही को शायद किसी ने दुकान तक भेजा होगा, माँ ने सोचा और आगे बढ़ गई। अपने पांव तले बर्फ के चरमराने की जोरदार आवाज़ सुनकर वह बहुत खुश हो रही थी। वह गाड़ी के वक्त से पहले ही स्टेशन पहुंच गई, लेकिन तीसरे दर्जे के गंदे धुएं से काले मुसाफिर खाने में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सर्दी से बचने के लिए रेल की लाइन पर काम करने वाले मजदूर, घोड़ा गाड़ी वाले और फटे पुराने कपड़े पहने बहुत से बेघर बार लोग वहां आ गए थे। कुछ यात्री भी थे, जिनमें कुछ किसान रीछ की खाल का कोट पहने हुए, एक मोटा सा बनिया, एक पादरी और उसकी चेचकरू बेटी, 5 या 6 सिपाही और कुछ बौखलाए हुए टूटपूजिए लोग थे। लोग सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे और चाय और वोदका पी रहे थे। रेस्तरां में कोई ठहाका मारकर हंस पड़ा। हर चीज पर धुएं के घने बादल छा गए। जब दरवाजा खोला जाता तो उसमें चू चू की आवाज निकलती और जब बंद किया जाता तो खिड़कियों के शीशे हिलकर खड़खड़ा उठते। कमरे में तंबाकू और नमक लगी मछली की बू बसी हुई थी। माँ दरवाजे के पास ही एक ऐसी जगह पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी जहां उसे आसानी से देखा जा सके। जब भी दरवाजा खुलता, माँ ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता हुआ अनुभव करती। यह हवा उसे बहुत सुखकर प्रतीत होती और दरवाजा खुलने पर हर बार वह गहरी गहरी सांसें लेने लगती। अधिकांश लोगों के पास गठरियां थीं और दरवाजे से घुसते समय वे उसमें फंस जाते थे। वे गालियां बकते हुए अपनी गठरियां फर्श पर या बेंच पर पटक देते और अपनी आस्तीनों और कालर मूछों और दाढ़ियों पर से बर्फ झाड़ते हुए गुर्राते थे। एक नौजवान चमड़े का सूटकेस लिए हुए अंदर से बाहर आया और जल्दी से चारों ओर नजर डालकर सीधे माँ के पास चला गया। मास्को जा रही हैं आप? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, तान्या के पास, माँ ने उत्तर दिया। यह लीजिए। उसने सूटकेस बेंच पर माँ के पास रख दिया और एक सिगरेट सुलगाकर अपनी हैट तिरछी करके दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। माँ ने सूटकेस के ठंडे चमड़े को हाथ से थपथपाया और उस पर कोहनी टिकाकर बड़े संतोष के भाव से अपने चारों ओर लोगों को ध्यान से देखने लगी। 1 मिनट बाद वह वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई, जो बाहर निकलने के दरवाजे से ज्यादा निकट थी। वह अपना सिर ऊंचा किए चल रही थी और पास से गुजरने वालों के चेहरों पर नजर डालती जाती थी। सूटकेस बहुत भारी नहीं था, उसे ले चलने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। एक नौजवान जो बंद गले का छोटा कोट पहने हुए था आकर उसे टकरा गया। चुपके से वह एक तरफ को हट गया और अपना हाथ उठाकर हैट तक ले गया। माँ को उसमें कोई पहचानी हुई बात दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर उस आदमी पर नजर डाली और देखा कि एक भूरी आंख उसके कालर के ऊपर से उसे घूर रही है।
उसका इस प्रकार घूरना माँ के कलेजे पर छुरी की तरह लगा। जिस हाथ में वह सूटकेस लिए हुए थी वह रह रह कर कांपने लगा और सहसा उसका बोझ भारी होने लगा। मैंने उसे पहले कहीं देखा है, माँ ने सोचा। उसे देखकर माँ के हृदय में जो अरुचिकर भावना उत्पन्न हुई थी उसका स्थान इस विचार ने ले लिया। वह उस भावना की व्याख्या करने से इनकार कर रही थी, जिसके कारण धीरे धीरे और अदम्य वेग से उसका दिल बैठा जा रहा था। पर यह भावना बढ़ती गई और उसके गले में आकर अटक गई। उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। बार बार पीछे मुड़कर उसे देखे बिना माँ का जी नहीं मानता था। वह पैर बदलता हुआ उसी जगह खड़ा था, मानो यह फैसला करने का प्रयत्न कर रहा हो कि क्या करे। वह बायां हाथ अपनी जेब में और दाहिना कोट के बटनों के बीच रखे हुए था। उसका दाहिना कंधा बाएं कंधे से कुछ ऊंचा लग रहा था। माँ बेंच के पास जाकर धीरे से और बड़ी सावधानी से उस पर बैठ गई, मानो उससे यह डर हो कि उसके शरीर के अंदर किसी चीज को ठेस न लग जाए। आशंकाओं से ग्रस्त वह अपने मस्तिष्क पर जोर देने लगी और उसे याद आया कि उसने इससे पहले 2 बार इस आदमी को देखा था। एक बार तो शहर के सिरे वाले खुले मैदान में जब रिबिन जेल से भागा था, और दूसरी बार मुकदमे के समय अदालत में। अदालत के कमरे में वह उसी पुलिस वाले के बगल में खड़ा था जिससे माँ ने रिबिन का पीछा करने के लिए गलत रास्ता बता दिया था। माँ समझ गई कि वे उसे जानते हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। अब इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता था। पकड़ी गई, उसने अपने आप से पूछा। मुमकिन है अभी नहीं, उसने काँप कर स्वयं ही उत्तर दिया। पकड़ी गई। एक ही क्षण बाद उसने सच्चाई का सामना करने का फैसला करते हुए अपने मन में घोषणा की। वह चारों ओर नजरें दौड़ा रही थी पर देख कुछ भी नहीं रही थी। उसके दिमाग में विचार चिंगारियों की तरह भड़क रहे थे। क्या मैं सूटकेस यहीं छोड़कर चली जाऊं? एक दूसरी चिंगारी ने, जो ज्यादा चमकदार थी, इस विचार का स्थान ले लिया। क्या अपने बेटे के शब्दों को इस तरह छोड़ जाऊं, उन्हें ऐसे हाथों में सौंप जाऊं? उसने सूटकेस मजबूती से पकड़ लिया। क्या मैं इसे लेकर चली जाऊं, यहां से भाग जाऊं? ऐसे विचार उसके शत्रु थे जो बाहर से जबरदस्ती उस पर थोपे जा रहे थे। वे उसके मस्तिष्क को झुलसा दे रहे थे, उसके हृदय को मानो आग के धागे से सी रहे थे। इन विचारों की पीड़ा से व्याकुल होकर माँ अपने आप को भूल गई, पावेल को और हर उस चीज को भूल गई जो उसे इतनी प्रिय थी। उसे ऐसा लगा कि कोई शत्रुतापूर्ण शक्ति उसके कंधों और सीने पर बोझ की तरह रखी हुई है और इस घातक भय से उसका गला घोंटे दे रही है। उसकी कनपटियों की नसें जोर से धड़कने लगी और उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके बालों की जड़ों में गर्मी रेंग कर आ रही है। सहसा अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसने अपने विचारों को दूर हटा दिया, इन सब तुच्छ कमजोर चिंगारियों को कुचल दिया और बड़े गर्व से अपने मन में कहा, धिक्कार है मुझे। उसकी तबीयत फौरन संभल गई। वास्तव में उसमें साहस आ गया और उसने अपने मन में कहा, अपने बेटे के नाम पर कलंक का टीका न लगाओ। डर की ऐसी की तैसी। उसकी आंखों ने 2 नीरस और भीरू घुरती हुई आंखों को देखा। उसके मस्तिष्क में रिबिन का चेहरा बिजली की तरह कौंध गया। संकोच में उसने जो कुछ क्षण बिताए थे उनसे अब उसका विश्वास और दृढ़ हो गया था। अब क्या होगा? उसने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए सोचा। जासूस ने एक गार्ड को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और आंखों से मां की तरफ इशारा किया। गार्ड ने उसे देखा और वापस चला आया। इतने में दूसरा गार्ड आया और उसकी बात सुनकर उसकी भौहें तन गईं। यह गार्ड एक बूढ़ा आदमी था, लंबा कद, सफ़ेद बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई। उसने जासूस की तरफ देखकर सिर हिलाया और उस बेंच की तरफ बढ़ा जिस पर माँ बैठी हुई थी। जासूस कहीं गायब हो गया। गार्ड बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था और त्योरियां चढ़ाए माँ को घूर रहा था। माँ बेंच पर सिमट कर बैठ गई। बस कहीं मुझे मारे न, माँ ने सोचा। गार्ड माँ के सामने आकर रुक गया और एक क्षण तक कुछ नहीं बोला। क्या देख रही हो?
उसने आखिरकार पूछा। कुछ भी नहीं, माँ ने उत्तर दिया। अच्छा यह बात है, चोर कहीं की, इस उम्र में यह सब काम करते शर्म नहीं आती? उसके शब्द माँ के गालों पर तमाचों की तरह लगे। एक दो, उनमें कुत्सा का जो घृणित भाव था वह माँ के लिए इतना कष्टदायक था कि जैसे उसने किसी तेज चीज से माँ के गाल चीर दिए हों या उसकी आंखें बाहर निकाल ली हों। मैं चोर नहीं हूं, तुम खुद झूठे हो, उसने पूरी आवाज से चिल्ला कर कहा। और उसके क्रोध के तूफान में हर चीज उलट पुलट होने लगी। उसने सूटकेस को एक झटका दिया और वह खोल गया। सुनो सुनो सब लोग सुनो, उसने चिल्लाकर कहा और उछलकर खड़े होते हुए पर्चों की एक गड्डी अपने सिर के ऊपर हिलाने लगी। उसके कान में जो गूंज उठ रही थी उसके बीच उसे चारों तरफ से भागकर आते हुए लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? वह वहाँ जासूस? क्या बात है? कहते हैं कि यह चोर है। देखने में तो बड़ी शरीफ औरत मालूम होती है। छी छी, मैं चोर नहीं हूं, माँ ने चिल्लाकर कहा। लोगों की भीड़ अपने चारों तरफ एकत्रित देखकर उसकी भावनाओं का प्रबल वेग थम गया था। कल राजनीतिक कैदियों पर मुकदमा चलाया गया था और उनमें मेरा बेटा पावेल ब्लासो भी था। उसने अदालत में एक भाषण दिया था। यह वही भाषण है। मैं इसे लोगों के पास ले जा रही हूँ ताकि वे इसे पढ़कर सच्चाई का पता लगा सकें। किसी ने बड़ी सावधानी से उसके हाथ से एक पर्चा ले लिया। माँ ने गड्डी हवा में उछालकर भीड़ की तरफ फेंक दी। तुम्हें इसका मजा चखा दिया जाएगा, किसी ने भयभीत स्वर में कहा। माँ ने देखा कि लोग झपट कर पर्ची लेते हैं और अपने कोट तथा जेबों में छुपा लेते हैं। यह देखकर उसमें नई शक्ति आ गई। वह अधिक शांत भाव से और ज्यादा जोश के साथ बोलने लगी। उसके हृदय में गर्व और उल्लास का जो सागर ठाठे मार रहा था उसका उसे आभास था। बोलते बोलते वह सूटकेस में से पर्चे निकालकर दाहिने बाएं उछालती जा रही थी और लोग बड़ी उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर इन पर्चों को पकड़ लेते थे। जानते हो मेरे बेटे और उसके साथियों पर मुकदमा क्यों चलाया गया? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम एक माँ के हृदय और उसके सफ़ेद बालों का यकीन करो। उन लोगों पर मुकदमा सिर्फ इसलिए चलाया गया कि वे लोगों को सच बातें बताते थे और कल मुझे मालूम हुआ कि सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। भीड़ बढ़ती गई, सब लोग चुप थे और इस औरत के चारों तरफ सप्राण शरीरों का घेरा खड़ा था। गरीबी, भूख और बीमारी, लोगों को अपनी मेहनत के बदले यही मिलता है। हर चीज़ हमारे खिलाफ है। जिंदगी भर हम रोज अपनी रत्ती रत्ती शक्ति अपने काम में खपा देते हैं, हमेशा गंदे रहते हैं, हमेशा बेवकूफ़ बनाए जाते हैं और दूसरे हमारे मेहनत का सारा फायदा उठाते हैं और ऐश करते हैं। वे हमें जंजीर में बंधे हुए कुत्तों की तरह जाहिर रखते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते, वे हमें डरा कर रखते हैं। हम हर चीज़ से डरते हैं। हमारी ज़िंदगी एक लंबी अंधेरी रात की तरह है। ठीक बात है, किसी ने दबी जबान में समर्थन किया। बंद कर दो इसका मुंह। भीड़ के पीछे माँ ने उस जासूस और दो राजनीतिक पुलिस वालों को देखा और वह जल्दी जल्दी बचे हुए पर्चे बांटने लगी। लेकिन जब उसका हाथ सूटकेस के पास पहुंचा तो किसी दूसरे के हाथ से छू गया। ले लो और ले लो, उसने झुके झुके कहा। चलो हटो यहाँ से, राजनीतिक पुलिस वालों ने लोगों को ढकेलते हुए कहा। लोगों ने अनमने भाव से पुलिस वालों को रास्ता दिया। वे पुलिस वालों को दीवार बनाकर पीछे रोके थे। शायद वे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। लोगों के हृदय में न जाने क्यों इस बड़ी बड़ी आँखों और उदार चेहरे तथा सफ़ेद बालों वाली औरत के प्रति इतना अदम्य आकर्षण था। जीवन में वे सबसे अलग थलग रहते थे, एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं था, पर यहाँ वे सब एक हो गए थे। वे बड़े प्रभावित होकर इन जोश भरे शब्दों को सुन रहे थे। जीवन के अन्यायों से पीड़ित होकर शायद उनमें से अनेक लोगों के हृदय बहुत दिनों से इन्हीं शब्दों की खोज में थे। जो लोग माँ के सबसे निकट थे वे चुपचाप खड़े थे। वे बड़ी उत्सुकता से उसकी आंखों में आंखें डालकर ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे और वह अपनी सांसों की गर्मी चेहरे पर अनुभव कर रही थी। खिसक जा यहाँ से बुढ़िया, वे भी तुझे पकड़ लेंगे। कितनी हिम्मत है इसमें,
चलो यहाँ से, जाओ अपना काम देखो। राजनीतिक पुलिस वालों ने भीड़ को ठेलते हुए चिल्ला कर कहा। माँ के सामने जो लोग थे वे एक बार कुछ डगमगाए और फिर एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। माँ को आभास हुआ कि वे उसकी बात को समझने और उस पर विश्वास करने को तैयार थे, और वह जल्दी जल्दी उन्हें वे सब बातें बता देना चाहती थी जो वह जानती थी। वे सारे विचार उन तक पहुंचा देना चाहती थी जिनकी शक्ति का उसने अनुभव किया था। इन विचारों ने उसके हृदय की गहराई से निकलकर एक गीत का रूप धारण कर लिया, पर माँ यह अनुभव करके बहुत क्षुब्ध हुई कि वह इस गीत को गा नहीं सकती थी। उसका गला रूंध गया और स्वर भर्रा गया था। मेरे बेटे के शब्द एक ऐसे ईमानदार मजदूर के शब्द हैं जिसने अपनी आत्मा को बेचा नहीं। ईमानदारी के शब्दों को आप उसकी निर्भीकता से पहचान सकते हैं। किसी नौजवान की दो आंखें भय और हर्षातिरेक से उसके चेहरे पर जमी हुई थी। किसी ने उसके सीने पर एक घूंसा मारा और वह बेंच पर गिर पड़ी। राजनीतिक पुलिस वालों के हाथ भीड़ के ऊपर जोर से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वे लोगों के कंधे और गर्दनें पकड़कर उन्हें ढकेल रहे थे। उनकी टोपियां उतारकर मुसाफिर खाने के दूसरे सिरे पर फेंक रहे थे। माँ की आंखों के आगे धरती घूम गई, पर उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाकर अपनी बची खुची आवाज से चिल्लाकर कहा, लोगों, एक होकर जबरदस्त शक्ति बन जाओ। एक पुलिस वाले ने अपने मोटे मोटे बड़े से हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा। बंद कर अपनी जबान। माँ का सिर दीवार से टकराया। एक क्षण के लिए उसके हृदय में भय का दम घोट देने वाला धुआं भर गया, पर शीघ्र ही उसमें फिर साहस पैदा हुआ और यह धुआं छट गया। चल यहाँ से, पुलिस वाले ने कहा। किसी बात से डरना नहीं। तुम्हारी जिंदगी जैसी अब है उससे बदतर और क्या हो सकती है। चुप रह, मैंने कह दिया। पुलिस वालों ने उसकी बाँह पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। दूसरे पुलिस वाले ने उसकी दूसरी बाँह पकड़ ली और दोनों उसे साथ लेकर चले। उस कटुता से बदतर और क्या हो सकता है जो दिन रात तुम्हारे हृदय को खाए जा रही है और तुम्हारी आत्मा को खोखला किए दे रही है। जासूस माँ के आगे आगे भागा जा रहा था और मुट्ठी तान तान कर उसे धमका रहा था। चुप रह कुतिया, उसने चिल्लाकर कहा। माँ की आंखें चमकने लगीं और क्रोध से फैल गईं। उसके होठ कांपने लगे। पुनर्जीवित आत्मा को तो नहीं मार सकते, उसने चिल्लाकर कहा और अपने पांव पत्थर के चिकने फर्श पर जमा दिए। कुतिया कहीं की। जासूस ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। इसकी यही सजा है, इस चुड़ैल बुढ़िया की, किसी ने जलकर कहा। एक क्षण के लिए माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सामने लाल और काले धब्बे से नाचने लगे और उसका मुंह रक्त के नमकीन स्वाद से भर गया। लोगों के छोटे छोटे वाक्य सुनकर उसे फिर होश आया। खबरदार, जो उसे हाथ लगाया। आओ चलो यार, बदमाश कहीं का, एक दे जोर का। वे हमारी चेतना को तो खून से नहीं ढक सकते। वे माँ की पीठ और गर्दन पर घुसे बरसा रहे थे, उसके कंधों और सिर पर मार रहे थे। हर चीज चीख पुकार, क्रंदन और सीटियों की आवाज़ों का एक झंझावात बनकर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी और बिजली की तरह कौंध रही थी। उसके कान में एक जोर का घुटा हुआ धमाका हुआ। उसका गला रूंध गया, उसका दम घुटने लगा और उसके पांव तले कमरे का फर्श धंसने लगा। उसकी टांगें जवाब देने लगी। वह तेज छुरी के घाव जैसी चुभती हुई पीड़ा से तिलमिला उठी। उसका शरीर बोझल हो गया और वह निढाल होकर झूमने लगी, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसकी आंखें बाकी सब लोगों की आंखों को देख रही थी। उन सब आंखों में उसी साहस में ज्योति की आग्नेय चमक थी जिसे वह भली भांति जानती थी और जिसे वह बहुत प्यार करती थी। पुलिस वाले ने उसे एक दरवाजे के अंदर धकेल दिया। उसने झटका देकर अपनी एक बाँह छुड़ा ली और दरवाजे की चौखट पकड़ ली। सच्चाई को तो खून की नदियों में भी नहीं डुबोया जा सकता। पुलिस वाले ने उसके हाथ पर जोर से मारा। अरे बेवकूफ़ों, तुम जितना अत्याचार करोगे हमारी नफरत उतनी ही बढ़ेगी और एक दिन यह सब तुम्हारे सिर पर पहाड़ बनकर टूट पड़ेगा। एक पुलिस वाला उसकी गर्दन पकड़कर जोर से उसका गला घोंटने लगा।
कमबख्तों, माँ ने सांस लेने का प्रयत्न करते हुए कहा। किसी ने इसके उत्तर में जोर से सिसकी भरी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के अंतिमवें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब आते हैं माँ उपन्यास के परिशिष्ट पर। माँ उपन्यास के नायकों के गाढ़े समय में गोर्की अपने पाठकों से विदा ले लेते हैं। पावेल ब्लासो सदा के लिए हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया में निर्वासित किया जाने वाला है और उसकी माँ पेलागिया नीलोना उस सूटकेस के साथ जिसमें मुकदमे के समय पावेल के भाषण के छपे हुए गैरकानूनी पर्चे भरे थे, राजनीतिक पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाती है। वे उसका अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं, मगर वह इर्द गिर्द जमा लोगों को जीवन की सच्चाई बताने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। वह चिल्लाकर अपने जल्लादों से कहती है, सच्चाई को तो खून की नदियों में भी नहीं डुबोया जा सकता। बेवकूफ़ों, तुम जितना अत्याचार करोगे हमारी नफरत उतनी ही बढ़ेगी। गोर्की के उपन्यास के मुख्य पात्रों के मूल रूपों प्योत्र जालोमोव और उसकी माँ अन्ना क्रिलिनोवा के साथ आगे क्या बीती। प्योत्र जालोमोव बहुत साल जिंदा रहे और 1995 में 78 साल के वृद्ध होकर उनका देहांत हुआ। उसकी माँ क्रिलिनोवा ने भी काफ़ी लंबी उम्र पाई। उनके बारे में गोर्की ने लिखा है, सोमोर्मो में 1 मई के जुलूस के लिए 1902 में सजा पाने वाले प्योत्र जालोमोव की माँ का ही रूप पेलागिया नीलोना थी। वे गुप्त संगठन में काम करती थीं और भिक्षुओं के भेष में साहित्य ले जाती थी। अन्ना क्रिलेनोवा का जन्म 1849 में एक मोची के घर में हुआ था। उनकी जिंदगी कठिन रही। पति की मृत्यु के बाद तो उन्हें खास तौर पर बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा। उनके 7 बच्चे थे। वे विधवा घर के अंधेरे और ठंडे तहखाने में अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ की दृढ़ता और श्रमप्रियता ने ही परिवार को बचाया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए, कुछ काम करने लगे, कुछ पढ़ते रहे। प्योत्र क्रांतिकारी मंडल में शामिल हो गए और हमारे जीवन में ताजगी और स्फूर्ति लाने वाली हवा का झोंका आया। प्योत्र की छोटी बहन बरबारा जालोमोव ने स्मरण करते हुए बाद में कहा, जल्दी ही पूरा जालोमोव परिवार क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सा लेने लगा। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के बाद अन्ना क्रिलिनोवा अपने बच्चों के साथ रहीं। कभी तो छोटी बेटी के पास लेनिनग्राद में और कभी बेटों के पास सरमोवो में। छोटा कद, अत्यधिक सजीव आँखें और मधुर मुस्कान, ऐसी थी यह बुजुर्ग महिला। अपने पके बालों पर वे अक्सर पुराने ढंग का लेस वाला काला रुमाल बांधे रहती थी। लेनिनग्राद की उरुत्स्की फैक्ट्री की मजदूरों ने निजनी नोवगोरोदो के स्कूली छात्रों, सोमोरोव के मजदूरों और उन सभी लोगों के मानस पटल पर अन्ना क्रिलिनोवा का ऐसा ही चित्र अंकित होकर रह गया है जिन्होंने उन्हें देखा और सुना था। वे बहुत ही सीधे और सरल ढंग से अतीत की, अपने क्रांतिकारी काम और बेटे की चर्चा किया करती थी। अन्ना क्रिलिनोवा का देहांत 1938 में हुआ। तो आइए अब प्योत्र जालोमोव की ओर लौटें। जारशाही अदालत की सज़ा के मुताबिक प्योत्र जालोमोव को 1903 में साइबेरिया के लिए रवाना किया गया। 1 साल तक पैदल चलने के बाद वह एनिसई नदी पर पहुँचे और क्रास्नोयार्स्क से 300 किलोमीटर के फासले पर माकलाकोक्का नाम की एक छोटी सी बस्ती में रहने लगे। निर्वासन में 2 साल बिताए। स्थानीय किसानों में प्रचार करता रहा। जिले के मुंशी और उसके 2 सहायकों को अपने विचारों से प्रभावित कर लिया। अलेक्सई मैक्सिमोविच गोर्की मुझे हर महीने जो 8 रूबल भेजते थे उन्हें थानेदार हजम कर जाता था। मैं भूखों मरता था और मुझे शीताद हो गया। प्योत्र जालोमोव ने अपने संस्मरण में लिखा है, 1904 के मार्च महीने की धूप नहाई सुबह प्योत्र के जीवन का एक सुखद दिन लेकर आई। दिल चैन और समगति से धड़क रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला। हजारों किलोमीटर का फासला तय करके जोजेफिना मेरे यहाँ आई थी। वह गिलहरी की फर का पुराना सा कोट पहने थी और पाले से लाल हो रही थी। इन 2 पेशेवर गुप्त क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का प्रेम मार्ग बड़ा कठिन रहा था।
मास्को वासिनी अध्यापिका जेजेफिना, जो फ्रांसीसी राष्ट्रीयता की थीं, के साथ पियोत्र का परिचय 1901 में ही हो गया था। वे मजदूरों की बैठकों, सभाओं में निजनी नोगोरोद की सड़कों पर मिलते, मगर अपनी प्रणय भावनाओं को छिपाए रहे। हाँ, प्योत्र जलोमो जब गिरफ्तार होने के बाद बुतिस्काया जेल में अपने भाग्य निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जोजेफिना मंगेतर के रूप में अन्ना क्लिनोवा के साथ उनसे मिलने आई। गोर्की की मदद से जलोमो के साइबेरिया से भाग निकलने की व्यवस्था की गई। वे पीटर्सबर्ग में गुप्त बोल्शेविक संगठन में काम करने लगे और 1905 में क्रांति के समय उन्होंने मास्को के हथियारबंद मजदूर दस्तों के संगठन में भी भाग लिया। गोर्की के साथ प्योत्र जलोमो की पहली मुलाकात 1905 की गर्मी में पीटर्सबर्ग के निकट कोक्वाला के गोर्की के देहाती बंगले पर हुई। भावी उपन्यास के लेखक और भावी पावेल ब्लासो के मूल रूप कई साल से एक दूसरे को जानते थे, मगर केवल पत्रों द्वारा ही। सोमोर्गो के मई दिवस के पहले ही गोर्की ने जलोमो से मिलना चाहा, किंतु प्योत्र को डर था कि इससे गोर्की को हानि पहुंच सकती है, क्योंकि उनका नाम पुलिस की काली सूची में आ चुका था और उन्हें यह मालूम था कि राजनीतिक पुलिस वाले क्रांतिकारी लेखक को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। प्रथम मई के जुलूस और उसके नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गोर्की ने जलोमो और उनके साथियों की बड़ी देखभाल की। प्योत्र की मां अन्ना जलोमो के द्वारा उन्होंने अपने नगर भाइयों निजनी नोगोरोद के साथियों की मदद का वादा किया। गोर्की हर महीने उन्हें खर्च के लिए साइबेरिया पैसे भेजते रहे और जब उन्हें जलोमो की पारिवारिक चिंताओं का पता चला तो दुगनी रकम भेजने लगे। आखिर वहां से भागने के लिए 300 रूबल भेजे तो निर्वासी जलोमो भागकर पीटर्सबर्ग आ गए। पहली बार गोर्की से मिलने पहुंचे। इस ख्याल से कि कोई जासूस पीछे न लग जाए, वह स्टेशन तक न जाकर पहले ही गाड़ी से उतरकर जंगल में चले गए। बंगले के फाटक के पास रुके और आंगन में उन्हें चित्रों द्वारा अच्छी तरह जाना पहचाना लंबा दुबला पतला व्यक्ति दिखाई दिया, अलेक्सेई मैक्सिमोविच। प्योत्र ने उन्हें संबोधित किया और अपना नाम बताया। गोर्की मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। नगर भाई गले मिले। गोर्की ने खुश होते हुए जलोमो को सिर से पांव तक गौर से देखकर कहा, तो ऐसे हैं आप। कुछ देर बाद दोनों आराम से कुर्सियों पर बैठ गए और विस्तार पूर्वक बातचीत शुरू हुई। गोर्की ने लेखक की पेशेवर कुशलता के अनुरूप प्योत्र से उनके जीवन, माता पिता, क्रांतिकारी काम और सुरमों के जुलूस के बारे में पूछताछ शुरू की। मजदूर प्रचारक ने कामकाजी ढंग से तथ्य बताए, अपनी मनस्थिति की बहुत कम चर्चा की और सपनों का तो उल्लेख ही नहीं किया। यह भेंट बहुत ही मधुर और स्नेहपूर्ण रही और उन्होंने भावी मुलाकातों के बारे में तय किया। इन्हीं दिनों गोर्की ने अपने एक मित्र को प्योत्र के बारे में लिखा, मेरे यहाँ एक सोमोर्गोवासी आता है, कैसा कमाल का है वह नौजवान। प्योत्र ने एक के बाद एक पार्टी के कई उत्तरदायित्व काम पूरे किए। मुझे मास्को में हथियारबंद मजदूर दस्तों का संगठनकर्ता नियुक्त किया गया। मास्को के सशस्त्र विद्रोह के आरंभ होने से कुछ पहले अपनी पत्नी जोजेफिना एडुआर्डोना के साथ मिलकर, जो 10 महीने की बेटी लिए हुए साइबेरिया में मेरे पास आई थी, बमों से खोल बनाता रहा। विद्रोह के समय मोर्चेबंदियों की लड़ाइयों में भाग लिया। 1906 की गर्मियों के बीच मुंह से खून आने और पूरी तरह शक्तिहीन हो जाने के कारण गुप्त काम छोड़ना पड़ा। गुप्त काम छोड़ने पर जलोमो राजधानी से चले गए। निजनी नोगोदोरे के कारीगर प्योत्र जलोमो अपने परिवार के साथ कुर्स्क गुर्बेनिया के छोटे से सुदूर नगर में जा बसे। सुज का जीवन प्योत्र के लिए वास्तव में दूसरा निर्वासन ही हो गया। उन्हें शहर से बाहर जाने और कहीं भी काम करने की इजाज़त नहीं थी। पुलिस उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखती थी। फाकों, जेलों और निर्वासन से जर्जर जलोमो का स्वास्थ्य इन वर्षों के दौरान और बिगड़ गया। पत्नी जोजेफिना एडुआर्डोना सुज के हाई स्कूल में अध्यापिका हो गईं और उन्हीं के वेतन से परिवार का खर्च चलता था। इस वक्त के बारे में खुद जलोमो ने यह लिखा है, 1970 की फरवरी क्रांति तक मुझ पर जासूसों और राजनीतिक पुलिस वालों की गुप्त कड़ी नज़र रही। अलग अलग किसानों के बीच ही काम कर पाया। 1917 की फरवरी क्रांति आई और उसके पीछे अक्टूबर क्रांति की गूंज सुनाई दे रही थी।
सरमों के ध्वजवाहक साहसी क्रांतिकारी फिर से संघर्ष क्षेत्र में आ डटे। पहली आम सभा में ही जलोमोन ने जोरदार भाषण दिया। सभा में एकत्रित किसानों और मजदूरों को पीटर्सबर्ग की घटनाओं का सार स्पष्ट किया। अपने भाई अलेक्सांद्र के नाम लिखे गए एक पत्र में प्योत्र जलोमोन ने क्रांति और गृह युद्ध के वर्षों में अपने जीवन का सजीव वर्णन यूँ किया है। 1917 में मैंने जिले में सोवियत सत्ता की स्थापना में हिस्सा लिया। जल्दी ही श्रम कमिश्नर नियुक्त कर लिया गया। सूझ पर सफ़ेद गाड़ों के कब्जे के वक्त उन्होंने कई बार मुझे मृत्युदंड देना चाहा, मगर 3 बार मैं बच निकलने में कामयाब हो गया। आखिरी बार देनी की वालों ने मुझे गिरफ्तार किया और फौजी अदालत में मुझ पर मुकदमा चलाया गया। जेलर मेरी खिल्ली उड़ाते थे और लगभग हर दिन मुझे फांसी देने या गोली से उड़ाने की धमकी देते थे। अगर लाल सेना न आ जाती तो वे अपने फैसले को अमली शक्ल दे भी देते। लाल सेना ने जलोमोन को मौत से बचाया, मगर शरीर बिल्कुल जवाब दे गया था। डटकर इलाज करने की ज़रूरत थी। जलोमोन मास्को गए और देर तक अस्पताल में रहे। जिस्म में कुछ जान आई। पुराने मैत्री संबंध बहाल हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेनिनवादी ग्लोब क्रजिनोवस्की के परिवार के साथ और गोर्की के नायक के जीवन ने नया मोड़ लिया। जन्मजात प्रचारक प्योत्र जलोमोन ने किसानों में बहुत प्रचार कार्य किया। वे उन्हें समाचार पत्र पढ़कर सुनाते। देहातों में लोगों को सोवियत सत्ता की नीति, सरकार की नई अज्ञापतियाँ और निर्णय सीधे सीधे और साफ ढंग से समझाते। जब सामूहिक फार्मों का आंदोलन शुरू हुआ तो फ्यूज ने सूझ के किसानों का लाल अक्टूबर फार्म संगठित किया। कई साल तक वे उसके अध्यक्ष और बाद में प्रबंध समिति के सदस्य रहे। सख्त और जानलेवा बीमारी और डॉक्टरों की मनाही के बावजूद प्योत्र जलोमोन काम करते रहे। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी जवानी और गोर्की से मुलाकातों के संस्मरण लिखे। गोर्की के माँ उपन्यास के पाठकों के साथ खूब पत्र व्यवहार करते रहे। अपने मित्रों क्रजिनोवस्की परिवार वालों को एक पत्र में जलोमोन ने अपना जीवन दृष्टिकोण यूँ व्यक्त किया था। मेरे ख्याल में तो दास वह है जो अपने दैनिक जीवन को बदलने के लिए छटपटाता नहीं, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करने का फैसला कर लेता है। वह आज़ाद व्यक्ति हो जाता है, चाहे उसके हाथों में हथकड़ियाँ ही क्यों न पड़ी हों। मैं चाहता हूँ कि दास न हो। दास मुझे पसंद नहीं। संघर्ष करने वाले ऐसे लोग ही मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें स्वतंत्र व्यक्ति का दमखम है। प्योत्र जलोमोन क्रांति के साधारण सैनिक थे। अपने समय में उन्होंने गोर्की का मन मोह लिया था और उनकी दृढ़ता, उनकी नैतिक निर्मलता आज हमें भी मुग्ध कर लेती है। उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन और भाग्य में 20वीं सदी के सजग रूसी मजदूर क्रांतिकारी के श्रेष्ठ गुण प्रतिबिंबित हुए हैं। मित्रों, तो यहीं पर रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास का परिशिष्ट समाप्त हुआ। मित्रों, मिलते हैं पुनः एक नए उपन्यास, कहानी और किस्से के साथ। जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।